रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक चैप्टर नंबर 18 का डिस्कस करते हैं और वो टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन पुट फॉरवर्ड हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1905. It is based on the following two postulates. 1905 में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की रिलेटिविटी के लिहाज से उसको हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं और ये दो पोस्टुलेट्स पे बेस करते हैं। नंबर 1, द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इससे पहले हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा और उसके टाइप्स पढ़े। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है? किसी बॉडी के लोकेशन को ज़ाहिर करने के लिए हम किसी चीज़ का, किसी प्लेस का हवाला देते हैं। उस हवाले को, उस रेफरेंस को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। दो किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको हम। एक को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, दूसरे को नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर लूँ कि ये वो है जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, या तो वो रेस्ट पे है और या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हो, यानी एक्सेलरेशन उसमें ज़ीरो हो तो उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। दूसरा नॉन इनर्शियल है जिसमें एक्सेलरेशन मौजूद हो। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप सेलेक्ट करते हैं किसी इवेंट के लिहाज से, अगर वो ऑलरेडी एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो न्यूटन के जितने लॉज है ये सिर्फ़ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल होंगे। किस तरह? मैथमेटिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ सोर्स और मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। आपको याद है दो साइंटिस्ट, मॉर्ले और एक और साइंटिस्ट था, उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले ये ईथर पे एक एक्सपेरिमेंट किया था कि ज़मीन के इर्द गिर्द अगर स्पेस में ईथर मौजूद है तो हर मोशन रिलेटिव है। ईथर के लिहाज से हम अपने अर्थ के मोशन को फिर महसूस करते हैं, हमें महसूस नहीं हो रहा तो लिहाजा ईथर कोई मीडियम स्पेस में मौजूद नहीं है। उसी एक्सपेरिमेंट से फिर ये उसने एक अंदाज़ा लगाया है, उसने बार बार एक्सपेरिमेंट के बावजूद ये एक रिज़ल्ट निकाला है कि हर चीज़ का मोशन जो है ये रिलेटिव है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट ये वाहिद यूनिवर्सल कांस्टेंट है कि ये ना सोर्स के मोशन पे डिपेंड करते हैं और ना ऑब्जर्वर के मोशन पे डिपेंड करते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या मतलब है कि ऑल द फिज़िक्स लॉज आर एप्लीकेबल ओनली इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करते हैं। आप डायग्राम को गौर से देखें। ये एक पी बॉडी है, इसको दो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते हैं इसके मोशन को। एक ऑब्जर्वर मौजूद है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ जिसका ओरिजिन ओ है और इस ऑब्जर्वर को हम ए कहते हैं। दूसरा, इस पी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जर्वर नंबर बी और ये दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद है जिसके ओरिजिन को मैंने डिनोट किया है ओ डैश। इसका कोऑर्डिनेट्स जो परपेंडिकुलर 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, एक एक्स है, वाई है और जेड है ए ऑब्जर्वर का। बी ऑब्जर्वर के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश है। ये दोनों ए ऑब्जर्वर और बी ऑब्जर्वर पी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर टाइम ज़ीरो हो तो ये ओ और ओ डैश सेम पॉइंट पे होंगे। ये हम लेते हैं रेस्ट पे। ऑब्जर्वर नंबर ए ये हमारे पास रेस्ट पे है। ऑब्जर्वर नंबर बी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ डैश में मौजूद है ये मूव करते हैं वेलोसिटी v से, ये मोशन में है और ये दोनों ऑब्जर्वर मोशन p के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर टाइम ज़ीरो हो तो ओ और ओ डैश सेम पॉइंट पे होंगे हमारे पास।
टाइम जितना गुजर रहा है, ये चूँकि रेस्ट पे है, ये मोशन में है, तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा वी.t। अब p का डिस्टेंस इस ऑब्जर्वर के लिहाज से हम डिनोट करते हैं x से। p का डिस्टेंस इस ओरिजिन से, इस कोऑर्डिनेट के लिहाज से, ऑब्जर्वर नंबर b के लिहाज से हम इसको डिनोट करते हैं x डैश से। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये कितना दूर है, इसको मैंने डिनोट किया है v.t से। तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू x डैश प्लस v.t। x p का डिस्टेंस है ऑब्जर्वर a के लिहाज से, x डैश p का डिस्टेंस है ऑब्जर्वर नंबर b के लिहाज से, और v.t डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जर्वर b विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर a। दोनों तरफ अगर हम इसको टाइम पे डिवाइड कर ले, तो इसको भी टाइम पे डिवाइड कर ले, इस तरफ भी टाइम पे डिवाइड कर ले, मेरे पास मैथमेटिकली एक इक्वेशन आ जाएगा कि v1 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस v। v1 जो है ये p बॉडी का स्पीड है, अब जो ऑब्जर्व किया है ऑब्जर्वर नंबर a ने, ये v1 स्पीड ऑफ द p बॉडी है, इस p बॉडी का स्पीड है जो ऑब्जर्वर a ने ऑब्जर्व किया है, और v1 डैश जो है ये इस सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस a, और v जो है ये हमारे पास ये p का स्पीड है। तो देखें, अगर हम इस स्पीड्स को देखें तो जो स्पीड ऑब्जर्वर नंबर a ने ऑब्जर्व किया है वो इक्वल नहीं है जो ऑब्जर्वर नंबर b ने ऑब्जर्व किया है, दोनों में फ़र्क है। तो पहले जो पोस्टुलेट्स हमने लिखा था कि ऑल मोशंस आर रिलेटिव, यानी डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए p का स्पीड एक आ रहा है, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए p का स्पीड दूसरा आ रहा है। अगेन इसको डिवाइड करते हैं टाइम पे, तो इसको भी टाइम पे डिवाइड कर ले और इसको भी टाइम पे डिवाइड कर ले, ये आ जाएगा a1। a1 जो है ये p का एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस a, और a डैश जो है ये p का एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नंबर b, और ये a जो है ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस b का एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू द a। तो देखें, अगर हमारे पास अगर ये स्पीड कांस्टेंट ना हो, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है और ये नॉन इनर्शियल है, फिर जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया गया है दोनों के लिए वो अलग आ रहा है, तो इसका मतलब है न्यूटन लॉ सही एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम लिखें फॉर एग्जांपल, हम अगर लिखें कि ये जो स्पीड है v, अगर ये कांस्टेंट हो, f v इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो फिर इसमें चेंज जो होगा ये ज़ीरो होगा। ये इक्वेशन आ जाएगा a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a1 डैश, यानी फिर हमारे पास p बॉडी के लिए जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया गया है ऑब्जर्वर नंबर a ने, वो बराबर है जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया गया है p बॉडी के लिए ऑब्जर्वर नंबर b ने। तो फिर हमारे पास न्यूटन लॉज जो है ये सही साबित होगा, जिस तरह हमने लिखा है द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम आर एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।